हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग NTUC नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो आज का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आपका है जुलाई 2018 में जो पेपर हुआ था वो आज हम लोग करेंगे। तो जब जुलाई 2018 में पेपर हुआ है तो आपके फिर 2 पेपर होने लग गए थे, यानी कि जो सब्जेक्टिव पेपर था वो आपका 1 होने लग गया था और पहला पेपर जो था कॉमन था। तो ये जो है इसमें आपके 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है ये पहला आपका क्वेश्चन जो है ये लिखा है कि निम्नलिखित कौन सा समुच्चय शिक्षक शिक्षा यानी कि जो टीचर्स की शिक्षा होती है उनकी जो पाठ्यचर्या है, शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही तर्क जो प्रस्तुत करता है वो आप बताइए। जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें से आपको देखना है कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में शिक्षा के दर्शन, ये जो दर्शन है कौन सा इसका पॉइंट ठीक है वो आपको देखना है। तो देखिए जो यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी शिक्षा की पाठ्यचर्या की बात हो रही है। तो पहला आपका है कि दर्शन शास्त्र सबसे पुराना, ठीक है। अब शिक्षक शिक्षा की यहाँ पे बात हो रही है, उनकी पाठ्यचर्या की बात हो रही है, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है, समझे। ये दर्शन शास्त्र सबसे पुराना विषय है, इसमें इसका कोई मैच इससे नहीं हो रहा है जो बात यहाँ पूछी गई है, जो तर्क यहाँ पे पूछे गए हैं। दूसरा आपका है कि दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने में सहायता करता है। तो ये आपका पॉइंट ठीक है क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है कि दर्शन शास्त्र जो है वो शैक्षिक अवधारणाएं जो है, जो कंसेप्ट है उनको समझने में, समग्र रूप से समझने में हमारी सहायता करता है। तो ये आपका ठीक है। और अगला है आपका कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये भी बात ठीक है। देखिए जो दर्शन शास्त्र है आपका वो वो एक तरह से आपका सिद्धांतिक पक्ष है शिक्षा का, और जो शिक्षा है वो आपका एक गतिशील है जो कि दर्शन के बताए हुए उद्देश्यों को, दर्शन द्वारा जो बताए उद्देश्य हैं उनको वो गतिशील रूप में लाती है। तो हम कहते हैं कि दोनों ही दर्शन भी ज़रूरी है, दर्शन के बिना शिक्षा नहीं है, और शिक्षा जो है जितनी भी समस्याएं शिक्षा में आती हैं वो दर्शन के द्वारा हल की जाती हैं। तो दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना पूर्ण ही नहीं हो सकते। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। अगला है आपका दर्शन शास्त्र भावी अध्यापक, जो अध्यापक होने वाले हैं उनका व्यक्तित्व बेहतर रूप में विकसित करने में ये काम करता है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि विकसित करने में कोई काम करता है। अगला है आपका कि शैक्षिक अवधारणाओं और के दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में ये सहायता करता है। तो ये भी आपका ठीक है, यहाँ पे भी अवधारणा की बात हो रही है कि शैक्षिक अवधारणाओं के दार्शनिक विश्लेषण में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में कार्य करता है। तो ये भी आपका ठीक है। अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो पहला आपका बी ठीक है, आपका सी ठीक है आपका, और ई ठीक है आपका। तो इसके हिसाब से आपका बी और सी और ई हो गया, यानी कि जो सेकंड है आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन करने वाले अध्यापक द्वारा अपनाई जाने वाली दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन अस्तित्ववाद जो है, अस्तित्ववाद की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसमें शिक्षा का जो समर्थन उसमें होता है, अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन करने वाले जो अध्यापक हैं, ठीक है, जो अध्यापक इस फिलॉसफी को मानते हैं, अस्तित्ववादी शिक्षा को मानते हैं, दर्शन को मानते हैं, वो इसमें से कौन से कथन को अपनाएंगे, कौन से इसमें जो कथन कहे गए हैं नीचे उनको वो उस दृष्टिकोण को मानेंगे या उनमें वो प्रतिबिंबित होगा। तो पहला है इसमें कि मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता, पहला ये है इन्होंने दिया है। दूसरा है इसमें हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा तर्क जो ज़्यादा ठीक है, किसके हिसाब से, जो अध्यापक अस्तित्ववाद को मानता है,
ठीक है। दूसरा है कि मूल्य व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिक होने चाहिए। तीसरा है कि मूल्य अनिवार्य रूप से प्रासंगिक परंतु वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। और चौथा है कि मूल्यों को बाजारी शक्तियों से लिया जाता है। तो देखिए, जब हमने अस्तित्ववाद को पढ़ा है तो उसमें वो क्या बात करते हैं, वो एक व्यक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति के अस्तित्व की बात करते हैं। ठीक है, वो ये पूरा देखो, दर्शन को पढ़ने से हमको पता चल जाता है कि अस्तित्ववाद, ये अस्तित्ववाद की बात हो रही है कि यहाँ पे पूरे एक व्यक्ति के अस्तित्व की बात हो रही है, उसी के बारे में पूरी इस दर्शन में चर्चा की गई है। ये दर्शन जो एक निराशावादी दर्शन है, और ये व्यक्ति के अस्तित्व को साबित करने में उसको बहुत ही चिंतित रहता है उसको, क्योंकि उस समय बहुत से युद्धों का समय था, तो वो व्यक्ति के अस्तित्व को लेकर बहुत चिंतित था। तो ये व्यक्तिनिष्ठ है, ये जो आपका अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन है, ये व्यक्तिनिष्ठ है और व्यक्तिक है, पूरे व्यक्ति पे डिपेंड है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ है। तो आपका जो सेकंड है वो बिल्कुल ठीक होगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती। अब ये अगर आपका देखा जाए तो एक तरह से आपने बहुत सी कोटेशन पढ़ी होंगी कि जैसे इसमें तो ये दिया कि भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, तो एक ये तथ्य बताया गया कि अगर भूखे पेट हम लोग हैं तो प्रार्थना नहीं की जा सकती। तो अगर हम नीचे देखते हैं कि इस कथन का समर्थन प्राप्त होता है, इसमें से जो दर्शन दिए गए हैं, कौन सा दर्शन इस चीज़ को समर्थन देता है। तो अब इस तरीके से तो आप दर्शन जब पढ़े होंगे तो ये ऐसा वहाँ पे नहीं आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे लिखा है भूखे पेट प्रार्थना नहीं की, ऐसे किस दर्शन में, ये तो आपने नहीं पढ़ा होगा दर्शन में, लेकिन हमको उस दर्शन को समझ के उसको रिलेट करना है कि ये जो कथन है किस दर्शन से मिलता है। तो जो प्रकृतिवाद है वो प्रकृति की बात करते हैं, आदर्शवाद वो जो आइडिया है, आदर्श है, उनकी बात करते हैं। लेकिन जो प्रयोजनवाद है, हमारा प्रयोजनवाद जो है वो हमेशा बदलता रहता है, वो समय के अनुसार जो सत्य है, आज जो सत्य है वो कल सत्य नहीं रहेगा, यानी कि समय के अनुसार जैसे उसका प्रयोजन होता है वैसे उसका सत्य हो जाता है, सत्य के हिसाब से वो बदल जाता है। तो ये जो एक तरह से जो कोटेशन कही, ये बात सही है कभी कि भूखे पेट हम प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रार्थना अगर हमको करनी है भगवान के, अगर भजन में हमको बैठना है तो कुछ खा के ही बैठना पड़ेगा, भूखे पेट हम भजन नहीं कर सकते। तो ये बात एक तरह से कोटेशन की बात कही गई है। तो ये जो है जो कि समय के अनुसार ये बदलती रहती है। ठीक है, पहले क्या था, पहले बहुत लोग भूखे पेट ही करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन जब समय के परिवर्तित बाद हम लोग ये सोचने लगे कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। तो ये एक प्रयोजनवाद की बात हो रही है जहाँ पे कि सत्य बदलता रहता है। तो ये आप इसको प्रयोजनवाद से रिलेट करेंगे, ये इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो अभी कथन आपको दिए गए हैं। एक है कि जो माया है, माया ब्रह्म के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है, यानी कि जो माया है, माया क्या है, भौतिकता जितनी भी है उसमें हम खोए रहते हैं। तो भौतिकता और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म जो ब्रह्म है वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसमें विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है माया जो है, ब्रह्म यानी कि जो सत्य के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है। क्यों, अब नीचे तर्क दिया है क्यों, तो क्योंकि इन्होंने बताया है कि माया एक भाषिक जगत का सृजन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है क्यों, इसका बताया हुआ है। तो इसके हिसाब से हम कहेंगे कि देखिए माया ब्रह्म के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है, क्योंकि माया जो है हमको उलझाए रहती भौतिकता में, और जो ब्रह्म है वो सत्य है। तो ये बात सही है कि दोनों में जो ये विपरीत उसके दृष्टिकोण को अपनाती है माया। और दूसरा इन्होंने बताया है कि माया एक भाषिक जगत का सृजन करती है, यानी ऐसे जगत का सृजन करती है जो कि हमको एक तरह से प्रतिबिंबित होता है, जो सही नहीं, ऐसे जगत का हम लोगों को सृजन करती है। तो ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, ये दोनों बात सही है, लेकिन जो आपका आर है, जो क्यों बताया गया है, वो ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये बात तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन उन्होंने जो बताया कि माया ब्रह्म के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती, तो उसको क्यों बताना चाहिए, क्यों अपनाती, वो तो बताया नहीं उन्होंने। तो ये इसके हिसाब से हम कहेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसके हिसाब से आपका जो सेकंड है वो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाओं को सही समुच्चय का चयन करिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हमको देखना है कि वो बौद्ध धर्म से कौन से शब्द जो हैं वो रिलेट हो रहे हैं, उससे संबंधित हैं। तो पहला देखिए, जब आप बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं, धर्म का दर्शन जो पढ़ते हैं आप, तो उसमें एक पहला जो दिया गया है, इसमें अनेकांतवाद, ये बात जो है ये जैन दर्शन में कही गई है कि सत्य अनेक हैं, ये बात उसमें कही गई है। सत्य बहुआयामी है, ये बात जैन दर्शन में कही गई, तो ये तो आपका नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका है व्यवहासिक, ठीक है। तो ये बात उसमें जब आप इस दर्शन को पढ़ेंगे तो ये शब्द उसमें, जब मैंने ये आपको बौद्ध दर्शन पढ़ाया हुआ है तो इस क्वेश्चन की मैंने उसमें चर्चा की हुई है। आप मेरे उस लेक्चर को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारे शब्द आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन से शब्द इसमें सम्मिलित किए गए हैं इस दर्शन में। तो एक आपका व्यवहासिक हो गया, और प्रवज्जा भी एक होता है जो बच्चों को जब उनका पढ़ने का जब समय होता है बच्चों को, तो ये प्रवज्जा उनको कराई जाती है, ठीक है। वो जब अपने वहाँ पे मठ में पढ़ने जाते हैं तो ये भी उसमें है, एक संस्कार है, ये पढ़ने जाते हैं वहाँ पे तो कराया जाता है। और चौथा आपका इसमें बताया गया संस्कार, और बताया गया है स्वतांत्रिक और सयादवाद। तो सयादवाद बिल्कुल नहीं है, और पहला जो अनेकांतवाद, ये भी वाद भी नहीं है आपका आगे। और इसमें तो है कौन सा आपका, एक तो दूसरा है आपका व्यवहासिक, और तीसरा है आपका प्रवज्जा, और चौथा है संस्कार, उसमें भी संस्कार कराया जाता है आपका। पांचवा है आपका स्वतांत्रिक। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपका दूसरा ठीक हुआ, तीसरा ठीक हुआ, चौथा पांचवा ठीक हुआ, यानी कि आपका इसमें जो चौथा है ये बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित 2 सेट दिए गए हैं आपको, ठीक है। एक में आपका कारण है और कार्य का संबंध का स्वरूप है, और दूसरे में जो अति इंद्रिय सत्ता दी गई है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे सांख्य दर्शन जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी आपको समझाने की, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए, उसमें मैंने ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई है, उस क्वेश्चन को भी मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है कारण, केवल कारण और कार्य। तो देखिए कारण का मतलब होता है उपादान, कारण जो होता है वो तो है उपादान, और कार्य जो होता है वो उसका जो कार्य उससे होता है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है पहला है आपका पुरुष। तो पुरुष जो है हमारा, वहाँ पे 2 सत्ता की बात होती है सांख्य दर्शन में, एक प्रकृति और एक पुरुष। और जो पुरुष है आपको, उस पुरुष को हम ईश्वर जैसा मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते, यानी कि पुरुष यानी कि आत्मा, उसको हम ईश्वर जैसा मानते हैं लेकिन ईश्वर नहीं मानते हैं। तो जो पुरुष है हमारा वो ना तो कारण है, ठीक है, ना तो आपका कारण है और ना ही कार्य है। जो पुरुष है आपका वो क्या, ना तो कारण है आपका और ना ही कार्य है। तो पहला है आपका केवल कारण। अब केवल कारण कौन सा है ये देख लेते हैं हम लोग। तो केवल कारण आपका जो है प्रकृति, यानी प्रकृति जो है वो केवल कारण है, कारण यानी कि उपादान है, उसी से सारे कार्य हो रहे हैं, उसी से सारी चीज़ें निकल रही हैं, प्रकृति से। प्रकृति है कार्य, जो कार्य हो रहे हैं सारे, यानी कि प्रकृति से आपका महत्व निकला, बुद्धि निकली, और अहंकार है, और आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, मन है, तन मात्राएं हैं, सब जो चीज़ें निकली हैं प्रकृति से ही निकली हैं। तो प्रकृति जो है सब चीज़ का कारण है, केवल वो कारण है, कार्य नहीं है, उसी से सारे कार्य हो रहे हैं। तो जो पहला है कि केवल कारण, इसको हम प्रकृति से मिलाएंगे, ठीक है, इसको मैच कर देंगे। दूसरा है केवल कार्य। अब जो केवल कार्य है
वो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं। क्यों है वो देखिए, ये जो कार्य हैं ज्ञान इंद्रियां और जो कर्म इंद्रियां, ये किससे निकली हैं? ये तन मात्राओं से निकली हैं, ठीक है। और लेकिन ये कार्य हैं, लेकिन ये किसी चीज़ का कारण नहीं, इनसे कोई चीज़ निकल नहीं रही है, ठीक है। ये इनसे कोई कार्य आगे नहीं हो रहा है, तो ये कारण नहीं है, केवल कार्य है। तो ये हम इसको जो तीसरा है वो कार्य से मिला देंगे, बी का हो गया तीसरा। चौथा आपका तीसरी जो है कारण और कार्य दोनों, मतलब उसमें कारण भी है और कार्य दोनों चीज़ें हैं। यानी वो किसी चीज़ को बनाने का, जैसे मान लीजिए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी से आपने एक घड़ा बनाया, ठीक है। मिट्टी से आपने एक घड़ा बनाया, तो मिट्टी क्या है? मिट्टी है उपादान, मिट्टी है कारण, ठीक है। और जो आपका उससे गुड़िया बनी या घड़ा बना, वो उसका कार्य हो गया, वो उसी से बना है। तो वो जो घड़ा है वो उसका कार्य है, और जो आपका मिट्टी है वो मिट्टी आपका उपादान है, यानी कि कारण है। तो ये कह रहे हैं कि कारण और कार्य दोनों, कौन सी ऐसी चीज़ है इसमें ज्ञान अतीन्द्रिय सत्ता है जो कि कारण भी है और कार्य भी है? तो वो हमारा जो हो गया आपका इसमें जो है वो होगा तन मात्राएं। अब तन मात्राएं क्यों है उसका कारण सुन लीजिए। तन मात्राओं से देखिए ज्ञान इंद्रियां निकलती हैं, कर्म इंद्रियां निकलती हैं, मन निकलता है। तो ये एक तरह से इसके कार्य हो गए, ठीक है। और तन मात्राएं निकली कहाँ से हैं? ये निकली है महत से, बुद्धि अहंकार से निकली हैं। तो ये आपका कारण भी हो गया, दोनों चीज़ें हैं, कारण और कार्य दोनों। तो आप इसको इससे मैच कर देंगे। डी है आपका ना तो कारण और ना कार्य, ये हमारा पुरुष है। पुरुष ना तो कारण है और ना कार्य है, ना वो किसी चीज़ का उपादान है ना कार्य है, ठीक है। तो ये आपका इसका हो गया। इसके हिसाब से हम लोग का ठीक जो होगा, पहले का हमारा ठीक था केवल कारण हमारा था प्रकृति। तो अब हम इसको मैं कौन सा आपका होगा, ये जो है आपका 4, यानी कि पहले का 5 था, ये आपका 4 है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है? अब देखिए, अब हम लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए इसमें क्या बात बताई गई, वर्ग रहित समाज का सृजन, ये भी बात कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता है उनकी फिलॉसफी से। मानव जाति का उन्नयन, मानवीय और चैतन्य समाज का विकास, सबके लिए मोक्ष, ये तो नहीं हो सकता, मोक्ष वाली बात नहीं है। बाकी तीनों में कन्फ्यूजन हम लोगों को हो सकती है, लेकिन इन तीनों में हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा आंसर सही हो सकता है, सबसे ज़्यादा किस आंसर का वेटेज ज़्यादा है, तो उसको हम देखेंगे। इसमें ज़्यादा देखिए वर्ग रहित समाज का सृजन, ये जो दूसरा पॉइंट है आपका कि मानव जाति का उन्नयन, ये जो है ज़्यादा सुटेबल है अगर इन तीनों को देखा जाए, क्योंकि उनने जो भी उनके कार्य थे, वो उनकी जो फिलॉसफी है उसमें क्या था, उन्होंने मानव जाति के उन्नयन के लिए ज़्यादा कार्य किया है, उसके विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा कार्य किए हैं। तो ये आपका सेकंड ठीक होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री अरविंद के परामानस के विचार से तात्पर्य क्या है? अब परामानस जो होता है, एक देखिए सिंपल व्यक्ति जो है वो मानस है, लेकिन जब वो अच्छे संस्कारों को पालन करता है, अच्छे चीज़ों को करता है, फिर धीरे धीरे वो देव से एक मानव से महामानव बन जाता है। उसी हिसाब से यहाँ बताया गया कि मानस से परामानस, एक मानस सिंपल व्यक्ति है मानस, जब वो इन संस्कारों से या आध्यात्मिकता से वो आगे बढ़ता है, स्पिरिचुअल जो आप उसके थॉट हैं या अच्छे संस्कार उसके बढ़ते हैं, तो परामानस बन जाता है, ठीक है। उसमें उसको विकसित होता है परामानस की तरफ। तो इन्होंने कहा कि इसमें जो नीचे पॉइंट दिए गए, इसमें कौन सा जो अरविंद के परामानस के विचार से तात्पर्य रखता है। तो हम देखेंगे, पहला है कि डार्विन का सिद्धांत संगत है, इसलिए शिक्षा के द्वारा बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। तो
आगे है आपका कि एक शिक्षक का कार्य मानव की जागृत चेतना को ऊपर उठाना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बात कही गई है कि एक शिक्षक का कार्य मानव की जो जागृत चेतना है, इनकी चेतना है, जो उसकी मानसिकता है, उसको ऊपर उठाना है। तो जो ये विचार है, ये देखिए ऊपर वाले विचार से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये आपका ठीक होगा, यानी कि सेकंड आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे आपको 2 सेट दिए गए हैं और इसमें विचारक दिए गए हैं और इधर की तरफ आपकी विचारधारा है इनकी। तो पहले जो है ए.जे. अय्यर, ए.जे. अय्यर जो है, इनकी कौन सी विचारधारा है उसको हम लोग देखते हैं। तो इनकी जो विचारधारा है, इनका था तार्किक विधेयवाद, ठीक है, ये इनका था। फिर है विटगेस्टाइन, इनका कौन सा था? इनका था आपका भाषाई विश्लेषण, भाषाई विश्लेषण इनका था। सी आपका है ब्रेटेड रसेल, इनका था आपका कि तार्किक परमाणुवाद। फिर है जी.ई. मूर, इनका था आपका नव यथार्थवाद। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो आपका जी थर्ड है, यानी कि सेकंड, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा सहमति नहीं दी जा सकती? अब देखिए, भारतीय संविधान में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसके मूल्य पढ़े हैं, तो हम लोग को ये देखना है कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो संविधान द्वारा सहमति दी जा सकती। यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं दी जा सकती। यहाँ पे नहीं पे देखिए फोकस हमको करना है कि नहीं कौन सी चीज़ है जो नहीं है, ठीक है। तो स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की और न्याय की बात तो हमारे संविधान में है, तो ये तो ठीक है। ये तो इन्होंने कहा नहीं की बात की गई है, इन्होंने कहा है। तो गणराज्य और लोकतांत्रिक समाज, ये भी बात है हमारे संविधान में। तीसरा है धर्म और ईश्वर और मोक्ष, तो इसकी कहीं बात नहीं हो रही है, ऐसी कोई बात वहाँ पे नहीं है कि धर्म और ईश्वर और मोक्ष के बारे में बात की गई हो वहाँ पे संविधान में, ठीक है। और चौथा आपका है क्षेत्रवाद, जातिवाद होता है, इसको भी यहाँ पे हमारे संविधान में नहीं कहा गया है, सहमति नहीं मिली है। और पांचवा है आपका कि वसुधैव कुटुंबकम एवं सार्वभौमिक भाईचारा, ये बात कही गई है, इंडिया में ये बात है, इस चीज़ को ये अपनाता है। तो उसके हिसाब से हम लोग जो नहीं को हमको देखना है, तो नहीं हमारा है धर्म, ईश्वर, मोक्ष और क्षेत्रवाद। तो तीसरा और चौथा आपका इसमें होगा, यानी कि आपका जो तीसरा है, तीसरा और छठा नहीं, आपका तीसरा और चौथा, यानी कि ये तीसरा आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बात की गई है आधुनिकीकरण की, से तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है इसका आधुनिकीकरण जो बात होती है। तो पहला है कि पाश्चात्य जीवन शैली की ओर स्थानांतरण करना, यानी कि जो पश्चिम की जीवन शैली है उसको समझना, उसको फॉलो करना। दूसरा है प्रचलित फैशन तथा रहन सहन के ढंगों का अनुवर्तन करना, कि वहाँ के जैसे कपड़े हैं जो चल रहे हैं समय के अनुसार उसको पहनना, ये आधुनिकता है। तीसरा है परंपरा और परंपरागत जीवन शैली से बिलगाव, कि चौथा है कि विद्यमान आवश्यकताओं एवं जीवन शैलियों के संदर्भ में अनुकूलन की प्रक्रिया। देखिए, जो आपके समय में विद्यमान आवश्यकताएं आपकी हैं और जीवन शैलियां जो चल रही हैं, ठीक है, उसमें जो आप जैसे आपकी जो आवश्यकता समय के अनुसार बदलती रहती है, उसके साथ आप अनुकूलन करते रहते हैं अपनी जीवन शैली में, तो इसको हम आधुनिकता कहेंगे। तो ये आपका इसका जो 4 है ये ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से
किन कारकों का सम्मिश्रण शिक्षा की प्रगति को मंदित करता है। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें दी गई हैं नीचे जो पॉइंट्स है, इसमें कह रहे हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो शिक्षा की जो प्रगति हो रही है, उसका विकास हो रहा है, उस प्रचार हो रहा है, उसको वो धीमा कर रहे हैं, मंदित कर रहे हैं। तो देखिए, पहला है इसमें कि शैक्षिक ऋणों पर उच्च ब्याज दर, एक तो ये है, क्या ये मंदित कर रहा है, ये हमको देखना है। दूसरा है क्षेत्रीयता, शहरी जीवन शैली, ये भी नहीं कर रही, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता शिक्षा में। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कम बल, ये आपका इससे भी इतना कोई फ़र्क नहीं है। और आगे है निर्जातीयता, और आगे शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कम बल, विद्यालयों में सूचना और संप्रेषण जो प्रौद्योगिकी के संसाधनों की कमी। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो क्षेत्रीयता है, क्षेत्रीयता जो है, ये जो भाव है, ये शिक्षा की प्रगति को धीमा करता है, मंदित करता है। ठीक है, और आपका जो निर्जातीयता है, ये भी उसकी प्रगति को मंदित करता है। और आगे आपका जो है पांचवा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कम बल दिया जाता है, ये भी जो है कहीं ना कहीं शिक्षा को मंदित करता है, क्योंकि जब टीचर अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं होंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस पर कम बल दिया जाता है, तो ये भी आप जो शिक्षा की प्रगति को मंदित करता है। और आपका है जो विद्यालय हैं, विद्यालयों में सूचना संप्रेषण जो प्रौद्योगिकी के संसाधनों की कमी है, इससे भी शिक्षा की प्रगति को मंदित करता है ये चीज़। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका होगा दूसरा ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो 4 है वो आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता का निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जो पहले प्रीवियस ईयर में कराया है उसमें भी ये बात आई थी, ये क्वेश्चन आया था कि सामाजिक गतिशीलता क्या है। अब पहला इसमें बताया गया है कि अभिभावकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के बड़े पैमाने पर विनिवर्तन। दूसरा है दूर दराज के स्थानों पर विद्यालय को स्थानांतरित करना। यहाँ पे जो भौतिक रूप से हम लोग स्थानांतरित करते हैं या किसी वाहन के द्वारा स्थानांतरित करते हैं, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है जब हम एक स्तर से, जैसे कोई टीचर है, ठीक है, वो टीचर है, टीचर से उसका प्रमोशन होता है, वो प्रधानाचार्य बन जाता है, तो ये सामाजिक गतिशीलता है। तो इसको हम लोग सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि शहर के निवासियों द्वारा सप्ताहांत में गांव का भ्रमण, ये भी नहीं है। भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करना। भारतीय सेना में, अब भारतीय सेना में नियुक्ति की बात हो रही है, जो ग्रामीण युवक है, जो कि इसके बाद इतने विकसित होने के इतने कोई भी अच्छा साधन नहीं है अपनी जीविका का, और तो वो उसकी जब जॉब लग रही है भारतीय सेना में, तो एक तरह से उसका सामाजिक गतिशीलता यहाँ पे हो रही है। तो भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं का जो नियुक्ति करना है, ये सामाजिक गतिशीलता है। तो ये आपका ठीक होगा, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का निहितार्थ क्या है, आखिर इनका उद्देश्य क्या है, क्या मतलब है समानता का, क्या अवसरों की जो समानता दी जा रही है। ठीक है, तो पहला है आपका कि विद्यार्थियों को पुस्तकें एवं गणवेश मुहैया कराना। आगे है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुसार संसाधन उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों को अधिकाधिक विषयों को सीखने के प्रोत्साहित करना। इसमें सीखने का और विषयों की कोई मतलब नहीं है इसमें। विद्यालय आधारित परीक्षाओं की सफलता हेतु अधिगम की परिस्थितियों का अष्टम, यहाँ पे अधिगम की परिस्थितियों की कोई बात नहीं हो रही है। ऊपर पहला है विद्यार्थियों की पुस्तकें मुहैया कराना, इसमें कोई बात नहीं, शैक्षिक अवसरों की समानता की बात हो रही है। तो जो सेकेंड वाला है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुसार संसाधन जो है, उनको ज़रूरत के संसाधन उपलब्ध कराना, ये आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से जो 2 समूह दिए गए हैं, कौन सा सम्मिश्रण भारतीय समाज के अंतर्गत सुविधा वंचित, जिनको सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं, सुविधा से वंचित हैं, संवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।
ठीक है। तो इसमें भारतीय समाज के नीचे देखिए दिए गए हैं जनजातियाँ, धार्मिक उपवर्ग, मलिन बस्ती निवासी, संविदाकृत श्रमिक, अनुसूचित जातियाँ और शहरी निवासी। तो इसमें से कौन से लोग हैं जिनको सुविधा वंचित संवर्ग कहा जाएगा? तो देखिए आपका इसमें एक तो पहला है जो जनजातियाँ हैं उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं, ठीक है। तीसरा धार्मिक उपवर्ग का कोई मतलब नहीं है इसमें। मलिन बस्ती निवासी जो हैं उनको भी नहीं इतनी सुविधाएं हैं, वो भी सुविधा से वंचित संवर्ग हैं। और आपका आगे है कि संविदाकृत श्रमिक जो हैं, और आपका पांचवा जो है अनुसूचित जातियाँ, ये भी देखिए इन लोगों को छूट भी दी जाती है। आप लोग देखते हैं ना कि इन लोगों को आरक्षण दिया जाता है क्योंकि ये सुविधा वंचित है, इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमारा देखिए पहला है, तीसरा है और आपका चौथा और पांचवा है, ठीक है। शहरी निवासी उनको सुविधाएं मिल रही हैं, धार्मिक उपवर्ग का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो जो आपका पहला ठीक है आपका बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर जोर देता है? अब देखिए शारीरिक आयाम क्या है, यानी कि जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है। पहले छोटा बच्चा होता है, उसका शरीर छोटा होता है, हाथ पैर छोटे होते हैं, उसकी हाथ मुंह हर चीज़ छोटा होता है। लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हाँ शारीरिक आयाम की बात की गई है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका शरीर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे जब शारीरिक आयाम की बात होती है तो हम कौन सी अवधारणा यहाँ पे रखेंगे? जो शारीरिक आयाम जो है वो हमारे जो वृद्धि होती है, वृद्धि की अवधारणा पे जोर देता है। देखिए जो यहाँ पे एक विकास भी दिया गया है। विकास जो होता है, विकास को हम दो चीज़ों में लेते हैं, शारीरिक और मानसिक। जब बच्चे का जो शारीरिक ग्रोथ है और मानसिक ग्रोथ दोनों चीज़ें होती है तो उसको विकास कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको शारीरिक आयाम पूछा हुआ है, जो उसके शारीरिक आयाम पे जोर देता है वृद्धि। जो बच्चे के शरीर की वृद्धि होती है उसको वृद्धि की अवधारणा कहेंगे, यानी कि शारीरिक आयाम यानी कि वृद्धि की अवधारणा। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नीचे प्रदत्त सूची दी गई है, संप्रत्यय निर्माण। कोई भी संप्रत्यय हम निर्माण करते हैं तो सही अनुक्रम क्या है उसको आपको बताना है। कोई भी सही अनुक्रम बताइए कि कैसे एक संप्रत्यय का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहला आप देखिए इसमें है समस्या का विश्लेषण, समस्या का साक्षात्कार, समान अंशों की पहचान करना, अंतर देखना, समान एवं भिन्न अंशों का अमूर्तीकरण करना, क्रांतिक विशेषताओं का अवबोध, और आपका तो इसमें देखना है आपको। तो पहला देखिए, अगर हम कोई भी संप्रत्यय का हमको निर्माण करना है तो पहले हम उसको देखेंगे कि कोई भी या समाधान करना, तो पहले हम देखते हैं कि समस्या का साक्षात्कार करते हैं। जब कोई समस्या हमारे सामने आएगी तभी तो उसको हल करेंगे, तभी तो कोई संप्रत्यय बनाएंगे, ठीक है। जब उसकी ज़रूरत होगी, कोई समस्या आएगी तभी तो बनाएंगे। तो समस्या का जो साक्षात्कार है ये इसका पहला होगा। फिर है जो समस्या आई उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण मतलब क्या है? उसके टुकड़े टुकड़े करना, उसके हर एक पॉइंट को देख लें, विश्लेषण करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर उसके बाद जो उसके समान अंश हैं, जो एक जैसे हैं, उनकी पहचान करेंगे। फिर अंतर देखेंगे। पहले पहचान कर लेंगे समान की, फिर अंतर देखेंगे। उसके बाद जो समान और भिन्न अंशों का अमूर्ति करेंगे। समान अलग रखेंगे, भिन्न अलग रखेंगे, अमूर्तीकरण करेंगे, ठीक है। फिर है आपका जो आपका क्रांतिक विशेषताओं का अवबोध करेंगे, ये है इसका। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो ठीक है पहला, दूसरा, पहला, यानी कि ये आपका जो 4 है ये बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक कार्यक्रम हो रहा है, शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन में प्रभाविता सुनिश्चित करने हेतु, जो आयोजन हुआ है उसकी प्रभाविता सुनिश्चित करने हेतु विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता के कौन से पक्ष को अधिकाधिक महत्व रखेंगे? तो यहाँ पे जो बात हो रही है, पहली बात तो ये है, इन्होंने कहा है कि शैक्षिक कार्यक्रम हो रहा है, शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसकी प्रभाविता सुनिश्चित करने हेतु
विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है, उनकी जो व्यक्तित्व उनका है, जो उनकी रुचि है, व्यक्तित्व योग्यता है, उसकी बात हो रही है, में कौन सा पक्ष अधिक महत्व रखेंगे। तो पहला है कि विद्यार्थियों की शारीरिक विशेषताएं। देखिए, जो शारीरिक विशेषताओं का व्यक्तिगत भिन्नता का कोई मतलब नहीं, उनकी योग्यता का कोई मतलब नहीं है। दूसरा है विद्यार्थियों की जातिगत विशेषताएं, इससे भी कोई मतलब नहीं है, जाति का क्या मतलब भाई वहाँ पे योग्यता देखने में। तीसरा है विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, और चौथा है विद्यार्थियों की नैतिक। तो नैतिकता वहाँ पे मॉरल तो देखे नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, बस ये तीसरा जो है आपका कि विद्यार्थियों की जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, जो रुचियाँ हैं, जो योग्यता है उनके व्यक्तित्व की, उसको देखा जाएगा। तो तीसरा आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 5 प्रकार के अधिगम आपको दी गए हैं। ये जो गेने का आपका है अधिक्रम, ये मैंने ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके पेपर में, तो इसको मैंने पहले भी समझाया है बच्चों, प्रीवियस ईयर में भी, कि इनकी पूरी श्रृंखला है। तो पहले इनका है संकेत है, फिर उद्दीपक है, इस तरीके से इनकी पूरी एक चेन बनी हुई है। 8 हैं लगभग इनके जो अधिक्रम है, इसमें 8 है, ये मैंने आपको बताया भी था शायद कहीं पे। तो ये जो है इन्होंने कहा है कि गेने के नीचे 5 प्रकार के अधिगम प्रकृताओं की सूची दी गई है, तो इसको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सही क्रम में क्या होगा, सही क्रम में आपको लगाना है। तो पहले देखिए, पहला संकेत। अब यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए कि ये जो अब यहाँ पे सूची इन्होंने बताई है ना, 5 प्रकार तो दे दिए गए हैं, 8 हैं इसके, वैसे तो 8 हैं लेकिन अब 5 तो बता दिए गए हैं यहाँ पे, तो वो 5 आप ध्यान में रख लीजिए। ये पहले इसमें ये बताया गया कि सही से इसको क्रम से लगाओ, तो सबसे नीचे से शुरू होता है ये। ठीक है, सबसे नीचे जो होता है संकेत, संकेत के बाद आपका आता है जो आपका है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, ये सेकंड नंबर है, नीचे से मैं ऊपर की बात नहीं कर रही, नीचे से शुरू होता है ये। नीचे पहले सबसे नीचे आएगा संकेत, उसके ऊपर आएगा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा श्रृंखला अधिगम, ये आएगा। उसके बाद आपका आ रहा है संप्रत्यय अधिगम, उसके बाद संप्रत्यय अधिगम आएगा। संप्रत्यय अधिगम के बाद आपका आएगा, इसमें कुछ तो नहीं दिए गए हैं, बीच में एक शब्दीय आता है, एक बहुभेदीय, वो नहीं इसमें दिया गया है, तो इसमें जो है इसी में से हमको चुनना है। तो उसके बाद आपका आएगा श्रृंखला के बाद आपका आ रहा है नियम, और फिर आगे फिर है आपका पहले संप्रत्यय है, फिर उसके बाद आएगा नियम अधिगम। तो इसमें 5 प्रकार हैं, 3 इसमें नहीं है, वो भी इसके बीच में है। तो आप इसका देख लीजिए, इसका है अगर उस हिसाब से देखेंगे तो इसका पहला है, 5वां है, फिर दूसरा है, तो उसके हिसाब से इसका जो फर्स्ट है आपका वो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि टोलमैन की संशोधित अधिगम प्रणाली में अधिगम की बुनियादी प्रकारताओं में किसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो इनकी अधिगम प्रणाली है संशोधित मतलब चेंज की हुई जो इनकी अधिगम प्रणाली है, उसमें जो बुनियादी जो हैं जो प्रकार है वो किसे शामिल किया गया है। तो इन ऑप्शनों में से हमको देखना है कि वो कौन सा है। तो इसमें जो आपका है, देखिए अव्यक्त अधिगम तो इनके पहले भी था, और पुरस्कार प्रत्याशा ये भी पहले था, जो इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर का किया था उसमें मैंने ये बताया था आपको। अव्यक्त अधिगम था इनके में, पुरस्कार प्रत्याशा था, स्थान अधिगम। तो एक तरह से देखिए, अगर ये आप ये तीनों देख लेते हैं तो इससे इनका टोलमैन का ये अगर आ जाए क्वेश्चन, तो ये तीनों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें पहचानने में आपको आसानी रहेगी कि इनके अधिगम में अव्यक्त अधिगम भी है, पुरस्कार प्रत्याशा भी है, स्थान अधिगम है। लेकिन उन्हें बात कौन सी की, उन्होंने बात की संशोधित, यानी कि जो बाद में बदला गया, थोड़ा संशोधन उसमें लाया गया। संशोधित अधिगम प्रणाली में कौन सी बुनियादी प्रकार है, तो वो आपका है क्षेत्र संज्ञान प्रकारिता, ये आपका होगा। ये तो सब पुराने, ये चेंज किया गया था, तो ये आपका है।
अब आगे है 21 है कि प्रेरकों की प्रकार्यात्मक स्वायत्तता की अवधारणा किसने विकसित की थी। जो प्रेरक हैं हमारे, जो हमारे इंस्पायर हमको करते हैं, वो जो है उनकी इस प्रकार्यात्मक स्वायत्तता की अवधारणा किसने दी है। तो ये अवधारणा हम लोगों को दी थी आलपोर्ट ने दी थी, यानी कि आपका 4 ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर, यहाँ स्किनर की बात हो रही है। स्किनर का जो अधिगम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है, ये जो इन्होंने दिया था, इसमें व्यवहार रचना, जो इन्होंने व्यवहार रचना की इसमें बात की है, व्यवहार रचना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। इनके क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो व्यवहार रचना है उसमें नीचे सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें कौन सा प्रयुक्त होता है। तो पहला है अनुक्रिया को सरल और विशिष्ट बनाने का सिद्धांत, दूसरा है अनुक्रिया को नम्य और रुचिकर बनाने का सिद्धांत, तीसरा है पौर्वापर्य सन्निकटन का सिद्धांत, और चौथा है पुरस्कार और दंड का सिद्धांत। तो इसमें देखिए, अगर इनके सिद्धांत को हम देखते हैं, इनके अधिगम को देखते हैं, तो व्यवहार रचना के लिए जो सिद्धांत प्रयुक्त होगा वो है हमारा तीसरा पौर्वापर्य सन्निकटन का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से क्रमिक सन्निकटन मॉडल है। इसको हम अगर इंग्लिश में देखें तो ये आपका मॉडल कहलाता है एस और ए और एम। इसको हम SAM के नाम से इस मॉडल को जानते हैं। और ये जो मॉडल है इसका मतलब क्या है? ये मॉडल जो है क्रमिक सन्निकटन मॉडल जो है ये SM की विकास की विधि है। ये एक विकास की व्यवहार रचना की ये विधि है, और इसमें तेज़ी से विकास के लिए एक पसंदीदा निर्देशात्मक डिजाइन है, जो कि इसमें अनुदेशनात्मक जो डिज़ाइन है ये एक तरीके का निर्देश देने का डिज़ाइन है, और ये एक तरह से मॉडल है निर्देश का, यानी कि व्यवहार रचना का, व्यवहार को जो विकसित करने का, तेज़ी से विकसित करने का जो है ये एक सिद्धांत है। यानी इसको कहते हैं पौर्वापर्य सन्निकटन का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सूची दी गई है आपको, और इसमें सामंजस्य और रक्षा युक्ति के अनुप्रयोग से संबंधित कई कथन दिए गए हैं। तो उन कथनों की पहचान कीजिए जो रक्षा युक्ति की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि कौन से ऐसे तर्क हैं, कौन से हैं जो आपकी रक्षा युक्ति की भूमिका को प्रकाश डालते हैं। तो पहला है कि समस्याओं के समाधान के लिए समय देना, अन्यथा वो आक्रांत कर लेंगी। ठीक है, एक ये है। सुस्थित जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, समस्याओं को दरकिनार करना, यानी कि अलग कर देना, पीछा छुड़ा लेना, और जीवन की परिस्थितियों में सुकरता को बढ़ावा देने हेतु अचेतन रूप में उपयोग, चुनौतियों का सीधा सामना करना, और आपका है सत्यभाषी व्याख्याएं प्रस्तुत करना। तो देखिए, इसमें अगर हम देखते हैं रक्षा युक्तियों की बात हो रही है, सामंजस्य की बात हो रही है, सामंजस्य करने के लिए हम कौन सी रक्षा युक्तियाँ अपनाते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो पहला है कि समस्याओं के समाधान के लिए समय देना। अगर कोई समस्या हमारे सामने है तो समय देंगे उसको हल करने के लिए, नहीं तो आक्रांत कर लेंगी, वो बिल्कुल हावी हो जाएंगी। तो ये पहला आपका ठीक है। और आगे है कि समस्याओं को, ये कह रहे दरकिनार कर दो, यानी कि उस पर ध्यान दो, लेकिन समस्याओं को एक तरह से दरकिनार, कभी कभी दरकिनार भी कर देते हैं, जो रक्षा युक्ति अपनाने के हम उसको दरकिनार कर देते हैं कि उसे बचने के लिए। ठीक है, ये भी है। और आगे है आपका कि जीवन की परिस्थितियों में सुकरता, यानी कि उसको आसानी से, जीवन की परिस्थितियों को आसानी लाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अचेतन रूप में उपयोग करते हैं, रक्षा युक्ति अपनाते हैं। अगर हम कोई भी रक्षा युक्ति अपना रहे हैं तो वो हम अपनी परिस्थितियों को सरल बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अपना रहे हैं। ठीक है, ये भी है आपका। चुनौतियों का सीधा सामना करना, ये नहीं है आपका। और है सत्यभाषी
व्याख्याएं प्रस्तुत करना, ये भी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, रक्षा युक्ति अपनाते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमारा जो है 1 3 यानी कि तीसरा आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें 2 समुच्चय दिए गए हैं। देखिए ये बच्चों, ये क्वेश्चन आपके हर पेपर में लगभग आता है, तो इसको ध्यान से समझना आप लोग कि यहाँ पे हमारे जो शरीर के कोश हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे शरीर की हमारा जो शरीर है उसमें बहुत से आवरण हैं। वो आप स्थूल रूप से देखते हैं तो आपको एक शरीर दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी एक आवरण है और उसके अंदर भी सूक्ष्म शरीर के कई आवरण हैं। तो जो हमारा सबसे अंदर आवरण है वो है आनंदमय कोश, जो हमारे बिल्कुल सूक्ष्म रूप से जो हमारे अंदर आत्मा है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं, वो जो अंदर है बिल्कुल अंदर जो है वो है आनंदमय कोश उसको कहेंगे। और उसके ऊपर जो कोश है वो विज्ञानमय कोश है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो कोश है वो मनोमय कोश है, और फिर उसके ऊपर जो कोश है वो प्राणमय कोश है, और सबसे ऊपर जो कोश है जो हमारा शरीर दिख रहा है स्थूल रूप से, जो हमारा शरीर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है आनंद, ये है अन्नमय कोश। ये पूरा शरीर जो हमको दिख रहा है स्थूल रूप से, ये पूरा अन्न से बना हुआ है, जो हम अन्न खाते हैं उससे हमारा बना हुआ है, तो ये अन्नमय कोश है। और जो हमारा शरीर दिख रहा है इसके नीचे कौन सा है? प्राणमय, फिर उसके नीचे मनोमय, फिर उसके नीचे विज्ञान, और फिर सबसे आखिरी में सबसे अंदर है आनंदमय कोश। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पूछा हुआ है कि कोश एक तरफ दिए गए हैं और आगे हमको दिया हुआ है कि शरीर और उसका प्रमुख तत्व, यानी कि जो विज्ञान में कोश है, विज्ञान में कोश जो है वो किस चीज़ से बनता है? तो विज्ञान में कोश जो है वो हमारा बनता है, वो है एक तो हाँ, और 3 शरीर होते हैं। ये शरीर के नाम पूछे हुए ना, 3 शरीर हैं। एक है स्थूल शरीर जो कि हमको नज़र आता है, दूसरा है सूक्ष्म शरीर जो कि नज़र नहीं आता, सूक्ष्म है बिल्कुल, और तीसरा है कारण शरीर। ये 3 शरीर होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो तीनों की यहाँ पे बात होगी, शरीर जहाँ पूछे गए वहाँ तीनों शरीर में से एक शरीर आएगा। और फिर तत्व पूछे गए हैं, तत्व भी जान लीजिए। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, आप लोग जानते हैं, अग्नि है, जल है, वायु है और आपका आकाश है। 5 तत्व हैं पूरे, ठीक है। तो उन तत्वों की बात हो रही, तो ये कह रहे हैं विज्ञान में कोश जो है वो कौन से शरीर, उसके शरीर का नाम क्या है, उसके विज्ञान में कोश के शरीर का नाम क्या है और उसका तत्व कौन सा है, प्रमुख तत्व कौन सा है। तो जो हमारा विज्ञान में कोश है उसका जो आपका कारण शरीर 4 वाला जो है कि उसके शरीर का नाम है कारण शरीर। जो विज्ञान में कोश है उसके शरीर का नाम क्या है? कारण शरीर, ठीक है। और उसका प्रमुख तत्व क्या है? वायु। उसका प्रमुख तत्व कौन सा है? वायु। जिसका विज्ञान में का हो गया 4। आगे है मनोमय कोश। आपका मनोमय कोश का शरीर कौन सा है पहले ये देख लेते हैं। तो इसका जो शरीर है मनोमय, मन बहुत सूक्ष्म होता है, मन जो है हमारा बहुत सूक्ष्म है। कभी अभी देखिए तुरंत यहाँ तुरंत कहीं और पहुँच जाएगा, तो हम बहुत सूक्ष्म है, इसको देख नहीं सकते। तो सूक्ष्म जो है मनोमय कोश का जो शरीर है वो सूक्ष्म है। क्या है? वो सूक्ष्म है। और उसका तत्व क्या है? अग्नि। वो अग्नि से बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया। और तीसरा हमारा है प्राणमय कोश। अब प्राण क्या होते हैं? जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, अगर सांस आनी बंद होगी तो प्राण हमारे चले जाएंगे। तो हमारा जो प्राण है वायु, ठीक है, तो इसका जो तत्व है ये वायु होगा। प्राण में देख लेते हैं, प्राणमय का जो आपका है, एक तो प्राण में आपका तीसरा जो है कि मनोमय आपका हो गया, और प्राणमय कोश जो है हमारा उसका है वो सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर भी है, ठीक है। ये जो आपका प्राणमय है यानी कि प्राणमय कोश जो है वो जो शरीर है उसका शरीर, उसका सूक्ष्म और स्थूल शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर के मध्य की स्थिति है उसकी, और उसका जो तत्व है वो जल है, ठीक है। उसका जो तत्व है वो जल है, जल तत्व से बना हुआ है।
और मनोमय का तो हमने देखा था, मनोमय का हमारा अग्नि था तत्व। और आपका जो है अन्नमय, अन्नमय जो देखो अन्न से हमारा शरीर बनता है, स्थूल शरीर हमारा बनता है, और इसका तत्व है पृथ्वी। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं बच्चों। विज्ञान में कोश का आपका था, क्या था विज्ञान में कोश का? कारण, शरीर और वायु, ये विज्ञान में कोश था। मनोमय कोश का आपका क्या था? ये था आपका सूक्ष्म शरीर और अग्नि। सी आपका था प्राणमय कोश। देखिए प्राण एक बच्चों वायु भी होती है। कहते हैं ना कि जो प्राण, हमारे प्राण जो सांसों से रिलेटेड होती हैं, लेकिन जो इसका मेन तत्व जो है, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि सूक्ष्म और स्थूल शरीर के मध्य की स्थिति है, तो इसका वायु भी तत्व है। लेकिन ज़्यादा इसका अगर देखें तो ज़्यादा इसका जल बताया गया है। और इसको जो मैंने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, तो इसमें देखिए सूक्ष्म और स्थूल शरीर के बीच की बात हो रही है। तो ये आपका इसमें वायु भी है और जल जो है इसका मुख्य तत्व है। यानी कि आपका प्राणमय कोश जो है उसका सूक्ष्म और स्थूल शरीर के मध्य की स्थिति और जल तत्व। अब डी जो है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में आपका देखिए अन्न से हमारा शरीर बनता है, जो स्थूल शरीर हमको दिख रहा है, और इसका पृथ्वी तत्व है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपका कि हल के प्रबलन सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मध्यवर्ती चर के रूप में उपकल्पित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मध्यवर्ती चर पूछा गया है। इसमें इसका क्वेश्चन भी आता है, कभी इसमें आश्रित चर पूछते हैं, कभी आपका स्वतंत्र चर पूछते हैं। इसमें इस समय पूछा हुआ है मध्यवर्ती चर। तो ये तीनों चर आप लोग याद कर लीजिए कि इन चरों का जो आगे अगर ये मध्यवर्ती चर है तो इसका क्या दिया गया है, या आश्रित चर है तो इसका क्या आएगा। जब मध्यवर्ती पूछा गया है, मध्यवर्ती चर इसका जो है वो है आपका उत्तेजना विभव। क्या है आपका? उत्तेजना विभव, यानी कि 4 आपका। तो बच्चों यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर उसको पूछिए, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। और आप लोग निश्चित रूप से पेपर की तैयारी में लगे होंगे बच्चों, और आपके लिए बहुत सी शुभकामनाएं कि आप मेहनत करिए और आप क्वालिफाई करिए। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों। इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।